नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिक्सॉन टेक्नोलॉजी के बारे में। जो डिक्सॉन टेक्नोलॉजी का स्टॉक है अपने हाई से अराउंड 22 से 23% अभी गिर चुका है। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर डिक्सॉन टेक्नोलॉजी गिरा क्यों, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या निकल के आता है और जो डिक्सॉन टेक्नोलॉजी है उसका गवर्नमेंट से क्या कनेक्शन है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डिक्सॉन टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है और आने वाले समय में ये बेनिफिट बंद होने वाले। तो अगर आप निवेशक हो या निवेश करने के लिए सोच रहे हो डिक्सॉन टेक्नोलॉजी में, तो आपको ये वीडियो मेरे ख्याल से पूरा देखना चाहिए। और प्लस यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर ना बहुत लोगों को पता नहीं कि डिक्सॉन आखिर काम क्या करता है और डिक्सॉन कहाँ से पैसे कमाता है, किस सेगमेंट से उसको पैसे ज़्यादा आता है। यहाँ पे बहुत लोगों को अभी भी बहुत कन्फ्यूज़न है। उनको लगता है कि जो डिक्सॉन है सेमीकंडक्टर के बिजनेस में है, ऐसा उनको लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो बहुत उनको लग रहा है कि ये सेमीकंडक्टर का काम करते हैं, तो यहाँ पे वो गलत साबित हो रहे, ठीक है। ऐसा कुछ काम नहीं करता है। ईएमएस कंपनी है ये, एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, पर ये सेमीकंडक्टर में नहीं है, ठीक है। सेमीकंडक्टर वाला काइनस हो गया। तो यहाँ पे बहुत लोग कन्फ्यूज़न भी है। अगर सेमीकंडक्टर का बात आता है तो बोलते डिक्सॉन को खरीद लो, पर ये नहीं है। इस वीडियो में हम उनके बिजनेस को समझेंगे, कौन कौन से ब्रांड के लिए, बड़े बड़े ब्रांड के लिए ये प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या काम करते हैं, सारी बातें देखेंगे। वैल्यूएशन भी देखेंगे, प्लस गिरा क्यों और ये जो गिरावट है क्या आगे कंटिन्यू रह सकता है और इनको सबसे बड़ी बात सरकार से क्या क्या बेनिफिट मिल रहे, ये भी हम इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डिक्सॉन का मैंने पीडीएफ भी ओपन कर दिया हूँ। देखो डिक्सॉन जो है, वीडियो स्टार्ट हो चुका है। एक ईएमएस कंपनी, ईएमएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कंपनी, ठीक है। ईएमएस और ईएमएसडी कंपनी एक अलग होता है। वो काइनस टेक्नोलॉजी मैंने चर्चा की है हाल में, आप देख सकते हो। वो ईएमएस कंपनी नहीं, ठीक है। डिक्सॉन एक ईएमएस कंपनी, ईएमएस बोले तो क्या, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कंपनी, ठीक है। अब ये जो डिक्सॉन है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है, कंपनी। अब यहाँ पे बहुत लोगों को क्लिक हो गया रहेगा कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बोले तो क्या, कॉन्ट्रैक्ट लेके, उनके क्लाइंट रहेंगे, क्लाइंट के हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। क्लाइंट को जो भी नीड रहता है कि मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, ये चाहिए, वो सारी चीज़ें करके देते हैं। तो डिक्सॉन क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्रोडक्ट को डिज़ाइन करती है। क्या क्या प्रोडक्ट को क्या क्या करती है, देखो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती है, जैसे एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेगी, मैन्युफैक्चरिंग करेगी, उसका टेस्टिंग करेगी और आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करता है। यानी कि सपोज आपने कोई फ़ोन लिया, फ़ोन भी बनाती है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू फ़ोन से ही आता है। सपोज कि फ़ोन को कुछ दिक्कत हो गया तो आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड कराएगी, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, ठीक है। ये इनका एक बेसिक बात हो गया। सेकंड क्या इनका बेसिक बात हो गया कि इनके सेगमेंट की अगर मैं बात करूं, क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है, क्या टेस्टिंग करती है। तो मैन्युफैक्चरिंग जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक क्या आता है, वो जाके थोड़ा गूगल कर लो आप, ठीक है। मैं सेगमेंट बता देता हूँ, यहाँ पे कौन से सेगमेंट से ज़्यादा रेवेन्यू आता है मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे पीडीएफ में थोड़ा ये ओपन भी कर लूँ और मैं आगे बढ़ता हूँ सेगमेंट की ओर। एक सेकेंड, हाँ ये तो देखो, बिजनेस सेगमेंट की बात करें, कौन से सेगमेंट के लिए मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइटिंग सोल्यूशन, लाइटिंग प्रोडक्ट्स, होम अप्लायंस जिसमें फ्रिज आते हैं, जैसे सिक्योरिटी सर्वाइलेंस सिस्टम और स्मार्टफोन ईएमएस, ठीक है। और ये जो स्मार्टफोन वाला है यही सबसे मेन इनका गेम है, ठीक है। यहाँ पे तो हम सेगमेंट भी समझ लिए कि सेगमेंट क्या क्या है। यहाँ पे देखो मैं दिखा भी देता हूँ पीडीएफ में। मोबाइल ईएमएस डिवीजन, ये एक सेगमेंट हो गया मैन्युफैक्चरिंग का। फिर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस, एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। आप यहाँ पे होम अप्लायंसेंस हो गया। फिर बाद में यहाँ पे लाइटिंग प्रोडक्ट हो गए। तो इनके कुछ 4 मेन सेगमेंट है। अब देखो, अब मैं 4 सेगमेंट में से आपको ये अब बताने जा रहा हूँ कि भाई सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ पे आता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कौन से सेगमेंट से आ रहा है, ये आपको बहुत जानना जरूरी है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि डिक्सॉन इस सेगमेंट में भी 2 टाइप के सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग तो करते हैं, कौन से सेगमेंट के लिए करते हैं वो भी बता दिया, मोबाइल हो गया, कंज्यूमर हो गया, और प्लस इसमें भी 2 सर्विस देते। एक जैसे OEM सर्विस देते, यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग सर्विस देते,
जैसे कि मान लो कोई क्लाइंट है, कोई सपोज एग्जांपल के लिए शाओमी है, तो शाओमी ने बोला हमको ऐसे ऐसे फ़ोन चाहिए, तो उनके हिसाब से, क्लाइंट के हिसाब से ये फ़ोन को मैन्युफैक्चरिंग करके देंगे। तो ये OEM सर्विस हो गया, ठीक है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। और एक ये ODM सर्विस देते हैं, ODM यानी कि ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग। अब ये क्या सर्विस होती है, देखो आपने बहुत देखा भी रहेगा शार्क टैंक इंडिया में कि वाइट लेबलिंग का काम करते हैं। वाइट लेबलिंग का काम क्या, चाइना से मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं और अपने प्रोडक्ट का नाम वहाँ पे डालते हैं, तो ये उसको ODM ही बोलते हैं। तो ये भी सर्विस प्रोवाइड कराती है डिक्सॉन कि भाई हम प्रोडक्ट सब बनाएंगे, मतलब बोलने का मतलब कि गार्बेज से उठा के जीरो से मतलब हीरो बना देंगे प्रोडक्ट को, आप एक ऐसा समझो, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयरिंग, सारी चीज़ें, ठीक है। तो जीरो से हीरो प्रोडक्ट को बना देंगे, उस प्रोडक्ट पे आप अपना लेबल चिपका सकते हो, वाइट लेबलिंग जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो ODM सर्विस भी देती है, ये भी ध्यान देना। तो ये भी दो इनके सर्विस है में मैन्युफैक्चरिंग में हो गए। यहाँ पे अब मैं रिसेंटली क्वार्टर इनका पकड़ रहा हूँ, ठीक है, कंपनी का। देखते हैं कि अब सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये मैं रिसेंटली क्वार्टर पकड़ रहा हूँ, तो रिसेंटली क्वार्टर में देखें तो 10,454 करोड़ का देख सकते हो कि इनको यहाँ पे आपको फिगर भी दिखाई देता रहेगा, 10,454 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया। तब यहाँ पे उसमें से जो 10,400 कितना 10,454 करोड़ है, उसमें से जो 9,305 करोड़ है इनको मोबाइल और EMS डिवीजन से आ रहा है। यानी कि आप ये समझ सकते हो कि 90% जो रेवेन्यू है इनको मोबाइल वाले डिवीजन से आ रहा है। तो अब आपको थोड़ा कनेक्ट होता रहेगा कंपनी से, आपको समझ में आता रहेगा कि कंपनी मोबाइल में बहुत ज़्यादा प्ले कर रही है और मोबाइल की डिमांड भी बहुत ज़्यादा इसकी वजह से इस सेगमेंट में भी है, और यहाँ से रेवेन्यू भी ज़्यादा आ रहा है, 9,305 करोड़, यानी कि 90% रेवेन्यू इनका मोबाइल से आ रहा है। इसमें भी ट्विस्ट है, आगे देखते जाओ। यहाँ पे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक और एप्लीकेशंस की बात करो तो यहाँ से इनको रेवेन्यू कितना आ रहा है, 633 करोड़, ठीक है। और फिर बाद में नीचे आते हैं होम अप्लायंसेस से इनको रेवेन्यू आ रहा है 315 करोड़, और लाइटिंग प्रोडक्ट से इनको कितना आ रहा है, 201 करोड़, ठीक है, 201 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आ रहा है। तो मोटा माटी हम ये समझे कि जो 90% रेवेन्यू है वो मोबाइल डिवीजन से आ रहा है, बाकी जो होम अप्लायंसेस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ से 2-3% आ रहा है, ठीक है। तो ये 100% इनका रेवेन्यू का सोर्स हो गया। अब इसमें मैंने एक ट्विस्ट की क्या बात बोली आपको, ये भी देख लेते, मैंने भी नहीं देखा, कि यहाँ पे जो मोबाइल EMS डिवीजन है उसमें अगर मैं मार्जिन बोलूँ तो 3.5 है। अगर मैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक की बोलूँ LED रेफ्रिजरेटर, तो इसमें भी मार्जिन 3.5 है, ठीक है। और यहाँ पे मैं होम अप्लायंसेस बोलूँ, ठीक है, यहाँ पे ये सबसे ट्विस्ट वाला खेल है, देखना, जो होम अप्लायंसेस है, ठीक है, इसमें इनका मार्जिन कितना है, 10%, सबसे ज़्यादा मार्जिन इसी सेगमेंट से, ठीक है। और हुआ क्या, इस सेगमेंट का अगर मैं रिजल्ट देखूँ तो क्वार्टर एंड क्वार्टर खराब आया है, ईयर ऑन ईयर 9% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है, और क्वार्टर एंड क्वार्टर -29% की गिरावट देखने के लिए मिली। एक रीज़न आप ये लिख लो गिरावट की, ठीक है, और भी रीज़न है, मेन मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मार्जिन वाला इनका प्रोडक्ट है होम अप्लायंसेस, ठीक है, उसमें हमको रेवेन्यू में कितना गिरावट देखने के लिए मिला, क्वार्टर एंड क्वार्टर के बेस पे -29%, और ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ देखने के लिए मिला केवल 9%। तो जहाँ से मार्जिन ज़्यादा है वहाँ से ग्रोथ नहीं आई, आप ये एक बोल सकते हो, ठीक है। और दूसरा, लाइटिंग प्रोडक्ट में भी इनको 7% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिखाई दे रहा है। उसमें अगर मैं क्वार्टर एंड क्वार्टर में देखूँ तो ग्रोथ -14% है, और ईयर ऑन ईयर में 7%। तो आप एक ये रीज़न बोल सकते हो गिरने का। और यहाँ पे मोबाइल डिवीज़न की बात करूँ तो यार ये खतरनाक ग्रोथ है इनकी, 190% का ईयर ऑन ईयर, ठीक है, बहुत ही तगड़ा है। बाकी एक ये भी बोल सकते हो कि जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक है इसमें भी देख सकते हो कि जो ईयर ऑन ईयर के बेस पे, ठीक है, -32% का गिरावट देखने के लिए मिला है कंज्यूमर में, जहाँ से रेवेन्यू, और क्वार्टर एंड क्वार्टर के बेस पे -55% की गिरावट देखने के लिए मिली रेवेन्यू में। तो सीधा साधा आप बोल सकते हो कि बिजनेस में गिरावट देखने के लिए मिली है, जो मेन बिजनेस है, जिसकी वजह से स्टॉक के प्राइस करेक्ट हुआ, और प्लस वैल्यूएशन, हाई पी रेशियो वो भी है, और प्लस मार्केट करेक्शन ये भी है। तो बहुत लोग बोलेंगे कि हाँ ठीक है, हमने तो जान लिया कहाँ से पैसा आता है, कहाँ से कमाते हैं, कितना कौन से बिजनेस में कितना मार्जिन है, बहुत लोग बोलेंगे ठीक है हमने तो समझ लिया, पर क्या सही में स्टॉक के प्राइस की गिरावट है? देखो क्या होता है ना कि जब स्टॉक का प्राइस डबल हो रहा है 1 साल में या 5 साल में 5 गुना हो रहा है, ठीक है, इतनी अच्छी ग्रोथ दे रहा है,
और जब किसी बिजनेस से कम रेवेन्यू आने लगता है तो जो बड़े इन्वेस्टर है उनको डर लगने लगता है, उनको लगता है कि भाई ये आगे भी गिरावट रही अगर ऐसे ही बिजनेस में तो यहाँ पे ये जो पी सस्टेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, ओवरऑल बोलने का मतलब ये है कि कंपनी की देखो उम्मीद हम जो है ना पहले ही लगा देते हैं कि भाई ये उम्मीद है, मतलब हम पहले ही थिंकिंग कर रहे हैं कि भाई चलो इसका मैं पी देख लूँ यहाँ पे तो फिर बात करना सही रहेगा। यहाँ पे अगर मैं इसका पी देखूँ, ये ओपन हो जाए, मैं आपको सॉलिड एक और रीज़न बता देता हूँ गिरने का। यहाँ पे वो सारे रीज़न तो है, एक और रीज़न है यहाँ पे, जैसे देखो इसका मैं हाई पी देखूँ, ठीक है, हाई पी कितना निकल के आ रहा है, कहाँ गया पी रेशो, इसका हाई पी निकल के आ रहा है अराउंड 212 का। ठीक है, अब 212 का पी निकल के आ रहा है तो जब तक रिजल्ट नहीं आया कंपनी का, लोगों ने 212 के पी को मान लिया कि चलो हम तुमको वैल्यू दे रहे 212 के पी पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है, ध्यान देना। तो जब तक रिजल्ट नहीं आया लोगों ने वैल्यू दिया 212 के पी को। रिजल्ट आया खराब, वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है पी को, वो मैच नहीं हो रहा है पी के साथ, इसके वजह से स्टॉक का प्राइस डाउन हुआ। समझे बात को? तो बिजनेस और प्राइस मैच नहीं हुए जिसके वजह से प्राइस गिर गया। रिजल्ट के पहले क्या, अब देखो रिजल्ट के पहले तो किसको भी नहीं पता कंपनी का क्या रिजल्ट खराब है नहीं है, कैसी ग्रोथ है नहीं है। ठीक है, ये तो रिजल्ट के पहले किसको नहीं पता। तो रिजल्ट के पहले सब चीज़ टॉप पे ही रहती है, सब चीज़ मैच हो जाता है, पर रिजल्ट जब आता है तो समझ में आता है भाई इसका पी रेशियो तो यहाँ पे है, सेल्स यहाँ पे है, ग्रोथ यहाँ पे, तो वो मैच नहीं होता तो पी नीचे गिरता। पी नीचे गिरा तो मतलब प्राइस नीचे गिरा, इसके लिए पी नीचे गिरा है। तो ये हमको गिरावट का रीज़न पता चल गया। ठीक है, इसके लिए आपको बिजनेस समझना किसी भी कंपनी का स्टॉक का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो एक बार बिजनेस समझ लोगे ना तो फिर प्राइस कितना भी ऊपर नीचे हो आपको डर नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे और भी देखते, देखो अब यहाँ पे हमने समझ लिया कि बिजनेस सेगमेंट क्या है, गिरने का रीज़न क्या है, ये चीज़ें हमने समझ ली। ठीक है, अब थोड़ा ये भी समझ लेते हैं कि इन्होंने ऐसी ग्रोथ आखिर दी क्यों, इतनी तगड़ी ग्रोथ जो दी इन्होंने स्टॉक के प्राइस में या सेल्स में या रेवेन्यू में या नेट प्रॉफिट में, रीज़न क्या है। ठीक है, अब इस वीडियो में हम ये भी समझते हैं। देखो सरकार ने इन कंपनियों के लिए, अरे यार एक और चीज़ बताना था आपको, ठीक है इसमें ये कवर होगा। देखो यहाँ पे सरकार ने जो ईएमएस इंडस्ट्री है उनको पीएलआई स्कीम दे के रखा है। ठीक है, पीएलआई स्कीम यानी कि छूट दे के रखा है, अब सेल्स करो पैसे आपको रिटर्न मिलेंगे। सबको पता है पीएलआई स्कीम क्या होता है, जैसे एक सब्सिडी की तरह होता है, आप सब्सिडी बोल सकते हो। ठीक है, तो इन्होंने बोला सेल्स करो आपको सब्सिडी मिलेगा, और ये सब्सिडी ना बहुत ज़्यादा अमाउंट है, मैं आपको दिखाता हूँ, सब्सिडी भी बता देता हूँ। ग्रोथ होने, अब ये हम बात करें कि ग्रोथ क्यों है इतना, ठीक है ये भी जानना बहुत ज़रूरी, क्योंकि इसमें भी एक रिस्क फैक्टर है, मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो ईएमएस इंडस्ट्री है इंडिया का 2% का मार्केट शेयर था, और अभी 8% का मार्केट शेयर है ईएमएस इंडस्ट्री में इंडिया का। कितना ग्लोबली बात कर रहा हूँ, 8% का मार्केट शेयर है अगर देखें तो। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो, देख रहे हो ना, पहले 2% था अभी 8% हो गए। तो मार्केट शेयर बड़ा, रीज़न क्या है, पॉपुलेशन, डिमांड, मोबाइल्स, होम अप्लायंस, इनकी डिमांड, इंडिया की ग्रोथ करना, तो ये सारे फैक्टर के वजह से स्टॉक का प्राइस भागा, कंपनी भागी। ठीक है, ये हम समझ लिए। अब यहाँ पे देखो, हाँ यार वही बोलता हूँ ना, बहुत समझना ज़रूरी है, कस्टमर भी इनके लिए बताना भूल गया। देखो ये भी ठीक है, आखिरी में हम बात करेंगे इसके ऊपर कि इनके कस्टमर कौन है, बहुत हैवी कस्टमर है। ठीक है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। यहाँ पे देखो आखिर कंपनी ने इतना और ग्रोथ क्यों किया, नेट प्रॉफिट इतना अच्छा क्यों आया, कि सरकार ने बेनिफिट दिया था पीएलआई स्कीम का। ठीक है, सब्सिडी का। अब ये सब्सिडी अमाउंट अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, और गवर्नमेंट का भी फोकस था ईएमएस पे, तभी तो ईएमएस इंडस्ट्री पे, यानी कि जो डिक्सॉन जिसमें काम कर रहा है, इसकी वजह से तो डिक्सॉन इतना ग्रोथ किया। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता देता हूँ कि ये बेनिफिट कितना है इनके लिए। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि Q1 FY25 में जो डिक्सॉन का प्रॉफिट था 140 करोड़ का, आप ध्यान से नंबर सुनना। ठीक है, Q1 FY25 में प्रॉफिट था 140 करोड़ का, जिसमें से जो पीएलआई इंसेंटिव है वो 40 करोड़ इनको मिला था। यानी कि ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का 28% तो इनको पीएलआई से मिला। तो यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट गेम आता है कि सरकार का पीएलआई स्कीम चल रहा है, इसके वजह से मज़ा है इनको। अभी ख़त्म भी होने वाला, कब आगे वीडियो में बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, यहाँ पे फिर Q2 FY25 की बात करूँ तो इनका नेट प्रॉफिट था 412 करोड़। यहाँ पे मैं PDF भी ओपन कर दूँ क्या,
आराम से देखो वीडियो, बहुत कुछ सीखने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है क्या इसमें? ठीक है, छोड़ो, इसमें नहीं दिख रहा है, स्क्रीनर पे दिख जाएगा 412 करोड़। कौन से क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप और चीज़ें थोड़ा कनेक्ट करोगे। Q2 FY25, हाँ ये देखो, ये 412 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिख रहा है। तो ये Q2 FY25 में जो 412 करोड़ का इन्होंने नेट प्रॉफिट कमाया था, उसमें जो PLI इंसेंटिव मिला था वो 70 करोड़ का था, यानी कि अराउंड 17% तो इनको नेट प्रॉफिट PLI इंसेंटिव से आया। तो सोचो, ये अगर स्कीम बंद हो जाएगा तो इनको बहुत इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा नेट प्रॉफिट पे, और इस सरकार इसको बंद करने वाली है 2026 में, ठीक है। अब चालू करेगी नहीं करेगी वो तो एक अलग मुद्दा है, कब करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सेक्टर कवर बाय PLI सचेम, सोलार PV मॉड्यूल्स हो गया, इसके लिए सोलार की कंपनियां भी भागी, फूड प्रोसेसिंग हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, एंड ऑटो कंपोनेंट्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, टेक्सटाइल हो गया, फार्मा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख भी सकते हो, दिखाया भी यहाँ पे। डिक्सॉन की कैपेसिटी है 6 करोड़ पर एनम मोबाइल बनाने की, देख सकते हो वो भी है यहाँ पे। ये देखो कि डिक्सॉन टेक्नोलॉजी हैज़ मार्केट शेयर ऑफ अराउंड 3.4% इन इंडियन EMS इंडस्ट्री में, 3 से 4% का मार्केट शेयर है, ठीक है, ये है। और ये देखो यहाँ पे क्या बोला, डिक्सॉन PLI इंसेंटिव गवर्नमेंट क्लियर 53 करोड़, ये 22 सितंबर का न्यूज़ है। फिर देखो, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी टू रिसीव 150 करोड़ एज गवर्नमेंट क्लियरेंस, देख रहे हो ना, ये देखो, अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट डिक्सॉन टेक्नोलॉजी सेट रिसीव अराउंड 150 करोड़ एज पार्ट ऑफ PLI सचेम। तो ये भी आपको बहुत जानना जरूरी, ठीक है। डिक्सॉन कंसीडर अ मेजर बेनिफिशियरी ऑफ PLI सचेम लेवरेजिंग इनटू द सिग्निफाइड एक्सपेंड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन इन इंडिया। समझे बात को, इंग्लिश में है तो देख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कि इम्पैक्ट ऑन EMS कंपनी, ये जो 26 में बंद हो रहा है PLI स्कीम, तो यहाँ पे देखो लिखा भी है कि इम्पैक्ट ऑन EMS कंपनी लाइक डिक्सॉन कहाँ गया, कंपनी लाइक डिक्सॉन टेक्नोलॉजी विच हैव बेनिफिट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम PLI सचेम विल सी देयर इंसेंटिव पे आउट्स केस आफ्टर FY25-26, यानी कि कंपनी को इफेक्ट होगा 26 के बाद, 2026 के बाद नेट प्रॉफिट पे, क्योंकि ये PLI सचेम जो है वो बंद हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये सारी अच्छी बातें अच्छी लगती रहेगी, मतलब नॉलेज की बातें। तो ये भी हो गया कि ग्रोथ होने का, पर मतलब एक नेगेटिव पॉइंट हो गया इसके लिए, ठीक है। हमने जान लिया कि आखिर ग्रोथ क्यों दिया इसने, ग्रोथ इसके लिए दिया, सरकार का फोकस है, प्लस चाइना +1 स्ट्रेटेजी, क्या बोलते हैं कि जो अदर कंट्री है वो चाइना पे केवल नहीं डिपेंड रहने वाली है, जिसकी वजह से इसको बहुत बेनिफिट मिला। बहुत सारी कंपनियां आई हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कराने के लिए, आ भी रही है। और यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ, इनकी ग्रोथ स्टोरी क्यों रही है इतनी अच्छी, क्योंकि इनके कस्टमर देख सकते हो कि किन के लिए काम करते हैं। शाओमी हो गया, सैमसंग हो गया, मोटोरोला हो गया, बोट लाइफस्टाइल हो गया, OnePlus हो गया, हैवेल्स हो गया, एयरटेल, रिलायंस जियो, एकर, लेनोवो, एसूस, सैमसंग, बोस, वोल्टास, बेको, पैनासोनिक, LED, लेलॉयड, फ्लिपकार्ट, हायर, रिलायंस, पैनासोनिक, विप्रो, बजाज, सिस्का, ओरिएंट, पॉलीकैब, लुमिनस, क्रॉम्पटन, और बहुत सारी और कंपनियां थी, मेरे को और भी नहीं, एसूस हो गया, ठीक है। तो ये सारी कंपनियों के लिए ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हैं, देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिखता भी रहेगा। इसकी वजह से इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है, ठीक है। अब तो और कुछ बताना है क्या, यहाँ पे मार्केट शेयर, सॉरी वीडियो कट हो गया था मोबाइल हिट होने की वजह से। यहाँ पे मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पे और भी कुछ बताना है कि जो डिक्सॉन है अपने में लीडर है, क्योंकि अगर मोबाइल EMS मार्केट की बात करूँ तो 60% का मार्केट शेयर रखते हैं। मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था, वहाँ से ये स्क्रीनशॉट लिया हो, ठीक है। LED टेलीविज़न की बात करूँ तो 50% का मार्केट शेयर रखते हैं। LED CFL लाइट की बोलूँ तो 39% का मार्केट शेयर रखते हैं। वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ तो 43% का मार्केट शेयर रखते हैं। सिक्योरिटी सर्वेलेंस सिस्टम की बात करूँ तो 45% का मार्केट शेयर रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब बहुत लोग तो बोलेंगे ठीक है हमने ये सारी बातें तो सुन ली, डिक्सॉन की ग्रोथ स्टोरी क्या थी, डिक्सॉन के लिए तकलीफ़ क्या है, PLI सचेम वाला ये भी समझ लिया हमने, ठीक है। सब तो ये बोलेंगे, अब हमने तो ज्ञान की बातें ले ली, पर आगे क्या, ठीक है, सही बात है ना, आगे क्या, मतलब हमने देख लिया क्या इनका बिजनेस है, कैसे ग्रोथ हुई, चाइना के वजह से भी इनकी ग्रोथ हुई, ठीक है। चाइना 1+ स्ट्रेटजी जो बोलते हैं, यानी कि चाइना पे बस डिपेंड नहीं रहना, गवर्नमेंट का फोकस, ठीक है।
ये सारी बातें हमने तो समझ ली, पर आगे क्या, अब जो स्टॉक का प्राइस उसका क्या, ठीक है, और जो गिरा है उसकी वैल्यूएशन क्या, ठीक है, आगे फ्यूचर ग्रोथ क्या। तो देखो अभी तक डिक्सॉन में सारी बातें ठीक है, कोई भी 1% दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, फर्स्ट थिंग है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। और बात रही आखिर प्राइस इतना गिरा क्यों, वो तो मैंने रीज़न भी बता दिया कि हाई वैल्यूएशन हाई पी, ठीक है। तो ये रीज़न इसके कुछ निकल के आते कि भाई 212 का पी चला गया था, अभी चल रहा है 139 पी। तो अब बोलोगे कि यार ये पी भी ज़्यादा है, जी हाँ, अभी भी वैल्यूएशन बात करूँ तो वैल्यूएशन का भी हाई दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इनके जो नंबर क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर है, जो कौन कॉल है, मतलब जो कंपनी के सीईओ वगैरह आते हैं, ठीक है, वो क्या अपने इंटरव्यू में बताते हैं कंपनी के आउटलुक को लेके, ठीक है, कितनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं मोबाइल डिवीज़न में, कितनी कैपेसिटी अपनी बढ़ा रहे हैं होम अप्लायंसेस में, जिसमें मार्जिन 10% है, जो अभी आपने वीडियो में देखा। ये आपको क्वार्टर एंड क्वार्टर के बेस पे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पे काफ़ी चल भी चुका था, मार्केट भी करेक्ट हुआ उस फ्लो में, ये भी करेक्ट हो गया, ठीक है। और बाकी चीज़ें तो मैंने आपके साथ कवर की। अगर वैल्यूएशन बात करूँ अभी भी काफ़ी हाई है, 200 मूविंग डे एवरेज से ये ज़्यादा नहीं, कुछ यहाँ पे अराउंड 1000 रुपया दूर है, ठीक है। तो ये भी लेवल्स थोड़ा ध्यान देना, 200 मूविंग डे एवरेज के आसपास आता है, तो और भी नेगेटिव सेंटीमेंट बन सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो ओवरऑल मेरे बोलने का मतलब ये है कि कंपनी काफ़ी अच्छी है, कंपनी का सेक्टर काफ़ी अच्छा है, कंपनी का मार्केट शेयर अपने ही सेगमेंट में बिजनेस में जो मैंने बताया वो काफ़ी अच्छे, ठीक है, सारी बातें ठीक है। गिरावट के रीज़न हाई वैल्यूएशन, थोड़े रिजल्ट ख़राब बोल सकते हो, ठीक है, जिसमें मार्जिन ज़्यादा है वहाँ पे अच्छी ग्रोथ नहीं बोल सकते हो, ठीक है, ये बोल सकते हो। बाकी ये भी एक बात आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये जो PLI सच्चे में ये बंद होने वाला है 2026 में, इनको प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट पे इनके मैं बताऊँ कितना % का असर पड़ेगा, 20% का, बहुत बड़ा फिगर होता है, ठीक है। तो ये भी बात ध्यान देना, ठीक है। ये सारी बातें हैं, इन सारी बातों को एक जगह रखो, उस हिसाब से अपना दिमाग लगाओ। बाकी बात रही वैल्यूएशन की स्टॉक की, तो अभी भी मुझे हाई दिखाई दे रहा है, ठीक है। मार्केट में अगर करेक्शन आता है तो मेरे ख्याल से इसमें भी हमको करेक्शन और दिखाई दे सकता है। तो इन सारे ज्ञान को एक जगह रखो, बुक पे लिखो, शॉर्ट में लिखो, ज़्यादा डीप नहीं जाओ, और उस हिसाब से डिसीजन बनाओ, ठीक है। बाकी कंपनी के फिक्स असेट्स काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, रिजर्व काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई, हाई वैल्यूएशन काफ़ी चल चुका था, इसके वजह से करेक्शन आया, बस, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना, जो भी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, जो भी कंपनी का नाम लिया केवल उस कंपनी का हमने बिजनेस डिस्कस किया, यहाँ पे हम स्टॉक प्राइस बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया, ध्यान देना। और इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, इस बात का भी आप बहुत ध्यान देना। और मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल होता भी नहीं है, इस बात का भी आप बहुत बहुत ध्यान देना।